हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो क्लास 12 का हिस्ट्री शुरू कर रही हूँ मैं। तो क्लास 12 की हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, और जिसमें ईंट मनके एवं अस्थियां, जिनमें हड़प्पा साइट्स के बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो मैं उसको लाइन बाय लाइन करूँगी, ताकि आप इसको 2-3 बार रीड करके खुद से नोट से बनाएँ। क्योंकि जब तक आप इसको बस स्टोरी की तरह आप सुनिए, समझिए, पढ़ने की कोशिश करिए। बाकी आप लोग क्या बोलते हैं, स्टोरी सुनने के बाद खुद से जो फैक्चुअल डेटा है उसको नोट करिए और नोट्स बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो टाइम क्यों वेस्ट करना। लेट्स स्टार्ट। तो ईंट मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता का है, आज इसको हम करेंगे। तो हड़प्पाई मुहर जो आप चित्र में देख सकते हैं, ये संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई। कौन से पत्थर? सेलखड़ी से बनाई गई। मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा भी नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जैसे उनके आवास, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी-कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से सभ्यता के कई पहलू हैं, आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहे। पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, है ना? और पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों वस्तुओं के लिए ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली के लिए होते हैं। सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं मोहरे, मनके, भाट, पत्थर के फलक और पक्की हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिलती हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं। तो इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी-कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये चित्र आप देखते रहिएगा अच्छे से। अरब सागर में कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पा पुरास्थल है। यहाँ झेलम, चेनाब, रावी किनारे हड़प्पा देख सकते हैं। और ये कावेरी वाला और कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, ये और चंबल के यहाँ पर लोथल देखेंगे, धौलावीर, चन्नूदड़ो और बालाकोट, आमरी और मोहनजोदड़ो यहाँ पर, सुको गेडोर यहाँ पर है। ठीक है। अंग्रेजी में बीसी, बीसी मतलब ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी आप इन तिथियों के पहले एडी इस्तेमाल करते हैं। एडी मतलब एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है दो लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी, बीसी का जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन इरा के लिए होता है। ये हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में जब कॉमन इरा का प्रयोग सामान्य हो गया है, तो कभी कभी अंग्रेजी के बीसी शब्दों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट। इस पुस्तक में हमने बीसी के लिए ईसा पूर्व सी के लिए ई तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया। आरंभ क्या है? इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा को पहले से भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। तो आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियां, सिंधु और चोलिस्तान जो थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, वे बस्तियों की संख्या के संबंध में आंकड़े देखिए। तो बस्तियों की कुल संख्या जो सिंध में थी 106 थी, चोलिस्तान में
239 थी। आरंभिक हड़प्पा स्थल में 52 थी और चोलिस्तान में 37 थी। विकसित हड़प्पा में 65 थी और चोलिस्तान में 136 थी। नए स्थल विकसित हड़प्पा बस्तियों में 43 और 132 थी। त्याग दिए गए हड़प्पा स्थल में 29 और 33 थी। निर्वाह के तरीके। आपने चित्र 1-2 देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति के ऐसे स्थानों पर पनपी जहां आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों में जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। ये देखिए आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति, कोट दीदी और मिस सिसवल और दम्ब सादात और आमरी नाल। तो हड़प्पा स्थलों में मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियां, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल है। ये याद रखिएगा कौन कौन सी है, इसमें से कुछ और दे देगा और पूछ लेगा। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्व विदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलते हैं कि ये जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियां जैसे सुअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय में इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिलती है। कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दाने में कृषि से संकेत मिलते हैं पर वास्तविक कृषि से विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों से बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन मृद मूर्तियां यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों से बनावली से मिट्टी से बने हल कहाँ से बनावली से के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत मिले हैं। तो कहाँ से क्या मिले ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। और आरंभिक हड़प्पा स्थलों में संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान है थे जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वह धातु के औजार का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित थे जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोधु घई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। याद करिएगा सोरतु घई जो कि अफगानिस्तान में, यहाँ से नहरों के अवशेष मिले हैं परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद में भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा से मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के जल के संचयन के लिए किया जाता था। तो धातु के औजार ये चित्र में देखिए। पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? तो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने मिश्रण करने वाले पकाने वाले बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। जहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में थी और ऐसा प्रतीत होता कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलतः कठोर कंकरीड़े, अग्निज तथा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनमें अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों की तल सामान्यतः उत्तल है और निश्चित रूप से इन्हें जमीन अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा जिससे इन्हें हिलाने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं जो एक से वे जिन पर एक छोटा सा पत्थर आगे पीछे चलता जाता है जिनमें निचला पत्थर खोखला हो गया था तथा दूसरा वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इस दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया जाता है तथा हमारे बावर्ची एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय में उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो 1937 के उद्घृत है। तो वही उद्धृत है। ये देख सकते हैं आहार संबंधी ये देखिए चित्र। ये है धौलावीरा से मिला जलाशय। इसके राजगिरी कार्य का ध्यान दीजिए। यहाँ पर सीढ़ी बनी हुई, जलाशय, यहाँ पानी इकट्ठा होता था
और ये है पुरातत्वविद वर्तमान में की तुलना में ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन किस प्र प्राचीन पुरावस्तुएँ किस प्रयोग में लाई जाती थी। मैके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल के चक्कियों से कर रहे हैं। तो ये देखिए अवतल चक्की। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। ये ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। तो निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार बने बताएंगे। मोहनजोदड़ो का नक्शा है ये। बस्ती दो भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी हुई थी और दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। ये सब देख सकते हैं। डीकेजी उत्तरी हिस्सा निचला शहर है, ये दुर्ग है और पूरा स्थल 2 है। यहाँ पर पूरा अच्छे से देखिए चित्र को उसका वर्णन यहाँ पर किए गए हैं। तो यही पढ़ लेते हैं हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। इसे ईंटें चुराने वाले पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्वविद का जनक कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित। तो निचला शहर भी दीवारों से घिरा हुआ था और इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनी मीटर मिट्टी ढोता है तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। अब कुछ और देखिए। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के शहर का सारा भवन निर्माण कई कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। नालों का निर्माण। हड़प्पा तो एक नाली का निर्माण देख सकते कितना मस्त किया गया है। तो हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों के लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार नाली सटी अवस्था होती थी। हालांकि दुर्ग की बात करें तो हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला दुर्ग पूर्वी भाग है। यह नियोजित विविधताएं भी है। धौलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घेरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित है, जिनके चारों ओर कमरे बने थे और संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों के केंद्र थे, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर के फर्श से बना अपना एक स्नाना घर होता था, जिनकी गलियां नालियां दीवार के माध्यम सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएं थे तो अधिकांश से एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिनके बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी की सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा
गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियाँ पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी, जिनमें ठोस पदार्थ जमा होता था और गंदा पानी गली की नाली में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर समानता निकासी नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। आनस मैके ने कहा था ये। जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहाँ नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ये चित्र देखिए, आंगन कहाँ है इसमें बताइए। और ये चित्र अच्छे से देखिए। यह मोहनजोदड़ो में एक बड़े आवास का समतलीय आरेख है। कमरा 6 एक कुआं था। ये कमरा जो 6 है एक कुआं था। ये दुर्ग की बात करें तो दुर्ग यहाँ पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिनके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से के शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से संभवतः लकड़ी से बने हुए थे। बहुत पहले ही नष्ट किए हो गए हैं और इन विशाल स्नानागार सम्मिलित है। ये दैवीय मार्ग है, विशाल आंगन है, यहाँ पर ये पूरा स्थल है। मार्शल द्वारा खोदी गई गहराई खाई स्तूप क्षेत्र है और जैनसन द्वारा खोदा गया कुआं है और सीढ़ियां हैं, माल गोदाम है और व्हीलर द्वारा खोदी गई गहरी खाई है। और ये जो है दुर्ग का नक्शा है पूरा और एल क्षेत्र है और स्तंभों वाला हॉल है और ये संरक्षित दीवार है। विशाल स्नानागार में आंगन बनाकर एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे में घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिण भागों में दो सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों का जमा कर एक जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिनमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारों के साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशेष संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। क्या दुर्ग पर बाल गोदाम तथा स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी तो आपको दिखाया मैंने। तो सामाजिक भिन्नता का अवलोकन। तो समाधान तो पुरातत्वविद ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक अभिन्नताएं थी, समानता कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र की विशाल पिरामिडों जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे से परिचित है। इनमें से कई पिरामिड राज्य की समाधान थे जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतह पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं, कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिनके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों से को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। विलासिता की वस्तुओं की खोज सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है। ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्विक मोटे तौर पर उपयोगी या विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा की वस्तुओं की सम्मिलित है जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे समान पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा आदि शामिल है। ये वस्तुएं समान रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फायांस घिसी हुई रेत तथा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभावित कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। ये चित्र आप देख सकते हैं, ये फायांस से बना एक पात्र है।
तो संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक अधिकांशतः पत्रों जैसे घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे संचय आभूषणों हो सकते थे और अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग किए गए संभाल कर रखी गई धातुओं के यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों से इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये अब तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग वस्तुएं जैसे तकलियाँ और फायांस जैसी दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोग या विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यदि हम ऐसी पुरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे बड़ी बस्तियों में केंद्रित है और छोटी बस्तियों में बिरले ही मिलते हैं। उदाहरण के लिए फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलती हैं और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त किए थे। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी मानचित्र एक में देखेंगे चनुदड़ों को चिन्हित कीजिए यह मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी शिल्प कार्यों में मनके बनाना शंख की कटाई धातुकर मुहर निर्माण तथा बांट बनाना सम्मिलित थे मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है कार्निलियन जैस्पर और स्फटिक क्वार्ट्ज तथा सिलखड़ी जैसे पत्थर तांबा कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख फायांस और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था कुछ मनके दो या उससे अधिक पदार्थों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे इनके कई आकार होते थे जो चक्राकार बेलनाकार गोलाकार ढोलाकार तथा खंडित कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे मनके बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी तेलखड़ी को एक बहुत मुलायम पत्थर है जो पर आसानी से कार्य हो जाता था कुछ मनके तेलखड़ी चूड़ के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे और इसे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकार के विपरीत कई विविध आकारों वाले मनके बनाए जाते सकते थे तेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे प्रश्न प्राचीन तकनीकी के अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने दर्शाया कि कार्निलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे तथा माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था पत्थर के पिंडों को पहले परिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से निकाल कर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था घिसाई पॉलिश और इनमें छेद करने की साथ ही प्रक्रिया पूरी होती थी चनुदड़ो लोथल और हाल ही में धौलावीर से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं यदि आप मानचित्र एक में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप थी ये शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियां करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे जहाँ से यह माल दूसरी वस्तुओं तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनूदड़ो और लोथड़ से तैयार माल अ, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी शहर केंद्रों तक लाया जाता था। ये चित्र देखिए मिट्टी से बने पुरावस्तुएं, मृदभांड इनमें कई पुरावस्तुएं दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय लोथल के स्थानीय संग्रहालय में देखी जा सकती है। ये चित्र देखिए कितना अच्छा बना है। और उत्पादन केंद्रों की पहचान तो ये है मृड मूर्ति तो शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्व समानता निम्नलिखित को ढूंढते हैं प्रस्तर पिंड पूरे शंख तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल औजार अपूर्ण वस्तुएं त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट तो यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था परंतु बहुत छोटे टुकड़े को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था टुकड़े इस पर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के कई प्रकार के कच्चे माल का उत्पादन होता था हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे कुछ अन्य पत्थर जैसे लकड़ी धातु जलोढ़क
मैदान से बाहर के क्षेत्रों में मांगने पड़ते थे। बैलगाड़ियों की मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। तांबे कांसे के बर्तन आप देख सकते हैं। उपमहाद्वीप तथा इसके आगे आने वाला माल। तो हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियां स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल सुदूर अफगानिस्तान में सोर्तुगई जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत से निकट स्थित था तथा लोथल को कॉर्नियल तेल खड़ी और धातु के स्रोतों के निकट स्थित था। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान के खेतड़ी अंचल तथा दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों से अभियान भेजना। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा-कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं जैसे संपर्कों की संकेतक है। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया। इस संस्कृति के विशेष मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे। यहाँ तक कि तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। तो कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर है, लाल सागर है, अरब सागर है। यहाँ पर अंतियन डेपे, तुरान और शहरी सोख्ता, हड़प्पा, मेलुहा और सुत्केनगेश्वर और सुत्कार, गेंडोर और लोथल है और रसाल है, मैगान है, दिलमुन है और टेपयाना है, उरूर और मेसोपोटामिया है। तो पैमाना नहीं दिया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता था पश्चिमी एशिया का देख सकते हैं। सुदूर क्षेत्रों में संपर्क हाल ही में हुई पुरातत्व खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों निकल के अंश से मिले हैं जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क और संकेत मिलते हैं एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोकती हैं। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे में विनिमय करते थे। तो ये है चित्र, ये मेसोपोटामी का विश्व बेलनाकार मुहर है, परंतु इस पर बना कुबड़दार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र में लिया गया प्रतीत होता है। तीसरा सहस्त्राब्द ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों के मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था नामक क्षेत्र में तांबे के आगमन के संदर्भ में मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातत्व खोजों में हड़प्पाई मुहर बाढ़ पासी तथा मनके शामिल है। इन संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुर संभवतः बहरीन द्वीप मगान तथा मेलुहा अथवा हड़प्पाई क्षेत्र के प्रयुक्त सद नामक क्षेत्र में संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं कार्निलियन लाजवर्द मणि तांबा सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक ये बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। तो कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया संपर्क समुद्री मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविक का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाजों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं। बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर कभी-कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। से तथ्य यह है कि दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे और यह नाव के चित्र वाली मुहर। ये देखिए, ये है प्राचीन सूचना पट के अक्षर। तो मोहरें लिपि तथा बाट। तो मुहरों और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के पहले गंतव्य स्थान पर पहुंचने के तक मुद्रांकन अछूत रहा तो इसका अर्थ यह है कि थैले के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का पता भी चलता है। रोपड़ मिला एक मुद्रांकन।
एक रहस्यमयी लिपि। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में लिखा था है कि संभवतः मालिक के नाम या पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने सुझाव दिया है कि इस पर बना चित्र अनपढ़ लोगों को संकेतक के रूप में इसका अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं, इनमें लंबे अभिलेख हैं, लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से वड़माली नहीं थी, क्योंकि इनमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं-बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल और बाईं ओर ये संकुचित है। इससे लगता है कि उत्कीर्णन ने दाईं ओर लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरे तांबे के औजार, मर्तबानों के आवरण, तांबे तथा मिट्टी की लग पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि, छड़े और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट, याद रखिए कि हो सकता है कि नष्टप्राय वस्तुओं को भी लिखा जाता हो। क्या इसका अर्थ ये लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? तो बाट की बात करते हैं। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। यह बाट समांतर चट नामक पत्थर बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी इत्यादि, जो 1, 2, 4, 8, 12, 32 इत्यादि 12,000 से 800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों मानकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी होते थे। प्राचीन सत्ता की बात करते हैं। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता ही को ही ले, जैसे कि मृत भांडों में मोहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंट, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने ये भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंट बनाने और विशाल दीवारों तक चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? प्रसाद तथा शासक। तो सत्ता के केंद्र तथा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातत्व विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इसमें संबद्ध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामी के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं ने परिचित थे, और यही नहीं, यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार समझी नहीं जा सकी है। ना ही ये जानने के साधन उपलब्ध की है कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। तो एक पुरोहित राजा का चित्र ये है। ठीक है। तो कुछ पुरातत्वविद इस मत के लिए हड़प्पाई शासक से समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरातत्वविदों में समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समय का संस्थापित होने से स्पष्ट है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि ये कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। सभ्यता का अंत। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्र में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने गए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे कि सभ्यता की विशेष पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मानकों का समाप्त हो जाना। लेकिन लंबी दूरी का व्यापक तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीक का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर वस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। तो ये है उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र। उत्तरवर्ती सिसलवन और सावाधान एच और रंगपुर सेकंड बीसी का है।
ये परिवर्तन कैसे हुए? इस विषय में कई व्याख्या दी गई। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना और मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मोहरों लिपि विशिष्ट मनकों तथा मृदभांडों के लोभ मानकीकृत बांट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बांटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है कि उपमहाद्वीपों को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक आक्रामक साक्ष्य डिडमैन लेन संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वह बिंदु जहाँ पर गली पश्चिम की ओर मुड़ती है और 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपर भाग की हड्डियां मिली थी। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो द एंडस सिविलाइजेशन 1931 में उद्धृत है। 1925 में मोहनजोदड़ो किश्ती भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन भूसड़ों सहित मिले थे जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। बहुत समय पश्चात 1947 में R. E. M. व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्य में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा कि ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है जिनका अर्थ है कि प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया। यह दुर्ग कहाँ है या थे? पहले माना गया कि ये मिथक मात्र है। हड़प्पा में हाल ही में उत्खननों ने मानव परिदृश्य बदल दिया है। यहाँ हम मुख्यतः नारी प्रकार का एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं जिनमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियां की गई थी। यह सुदूर रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हो सकता है? जलवायु संबंधी आर्थिक अथवा राजनीतिक हानि से कमजोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया है। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। R. E. M. व्हीलर हड़प्पा 1946 में कहा। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो नरसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाया। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबंधित नहीं थे। हालांकि इनमें दो से निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भ में मिली है उसे इंगित है कि ये अत्यंत लापरवाही या श्रद्धाहीन तरीके के मनाए गए समाधान थे। शहर के अंतिम काल में संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तथ्यों का सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण कभी-कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं का पूरी तरह से उलट देता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों का प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षण इतिहास के अलग-थलग अंशों के एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के स्थान नष्ट हो गए तो लोग धीरे-धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया, तब वो ये नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदाकदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरा वस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। कनिंघम का भ्रम। तो जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातत्व के उत्खनन आरंभ किए, तो पुरातत्वविदों ने अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि थी आरंभिक ऐतिहासिक तथा उसके बाद के कालों संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच महाद्वीपों में आए चीन बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांत का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जिनके विचार सांस्कृतिक महत्व की थी।
हड़प्पा जैसे पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी-कभी मिलती थी और इनमें कुछ तो कनिंघम तक पहुंची थी भी थी, पर फिर भी वो समझ नहीं पाए कि पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने ऐसे ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई बार लोगों की तरह ही उनका भी ये मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे शहरों के साथ हुआ। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। पुरास्थल टीले स्थल पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं संरचनाओं के निर्माण प्रयोग और फिर भी उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूखंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग में आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। अल्पकालीन या अस्थायी परित्याग की स्थिति में हवा पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमि खंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं के आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरावस्तुओं के संदर्भ में भिन्न हो सकते हैं। परित्यक्त स्तरों, जिसे बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को क्रम स्तर विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरावस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों में संबद्ध किया जा सकता है, जिनमें एक पुरास्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। तो एक नवीन प्राचीन सभ्यता कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मुहरें खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों में संबद्ध थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा और एक अन्य पुरातत्वविद रखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मुहरों के समान मुहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाले, जिससे अनुमान लगाया गया कि दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। उन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी के नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जैसा कि एस एन राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा सभ्यता मिली मुहरों जैसी, पर तब तक पहचानी ना जा सकी सकी मुहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी एक मेसोपोटामिया के समकालीन थी। भारतीय पुरातत्व तात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह भी उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। एक छोटे टीले का स्तर विन्यास ये देख सकते हैं। और मार्सापुर स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह देखा कर पूरे टीले के समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि अलग अलग स्तरों के संबंध में होने पर भी कई एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ में विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। हड़प्पा में व्हीलर तो आरंभिक पुरातत्वविद कई बार साहस की भावना से कार्य करते थे। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में लिखा था। मुझे याद आता है कि 1944 की गर्म रात को पुरातत्व सर्वेक्षण के नवनियुक्त जनरल के रूम में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील के तांगे की सवारी कर मैं प्राचीन स्थल के टीलों जो चांद की रोशनी में अवलोकित थे के समीप स्थित एक विशाल विश्राम गृह तक पहुंचा। अपने चिंतित सहकर्मी की इस चेतावनी कि हमने हमें अपना निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे आरंभ कर 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए, जिसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है के बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वालों को धीरतापूर्वक बैठा छोड़ तथा पड़ोस की बीहड़ से अनगिनत सियारों की रात की हवा को चीरती हुई आवाज के बीच
हम सोने चले गए। अगली सुबह 5:30 बजे हमारे छोटे से काफ़िले में बालू के टीले की ओर बढ़ना आरंभ किया। 10 मिनट के बाद मैं रुका और सबसे ऊँचे टीले की ओर देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आँखें मलने लगा। 6 घंटे बाद मेरे घबराए हुए कर्मचारियों तथा मैं सूर्य की तेज रोशनी में कुदालियों और चाकुओं द्वारा के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम में मेरे जुनून कारण मुझे सनकी ना समझ ले। ये व्हीलर ने लिखा। तो नई तकनीकें तथा प्रश्न 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर ने अब इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक सामान्य क्षैतिज इकाई के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक अवश्य था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व के पद्धति में सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं में बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन महाद्वीपों के विभाजन तथा पाकिस्तान में बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र हैं। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई तथा पंजाब और हरियाणा किए गए अन्वेषण से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि काले बंगल, लोथल, राजगीर और हाल ही में हुए धौलावीरा की खोज वहां कुछ अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी है। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने की इच्छुक रहते हैं। वहीं कुछ और विशेष पुरातत्वविद पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक में हड़प्पाई पुरातत्व ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही और हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे और वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते रहे, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पाई लिपि से इस प्रकार सभ्यता को जानने से कोई मदद नहीं मिलती है, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तु मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती है। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे दैवीय पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे पत्थर, पकी मिट्टी तथा धातु है। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थीं, अन्य वस्तुएं संभवतः पुनर्चक्रित की जाती थी। परिणामस्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था मिलती है या अतीत में खो गई थी या संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की जाती थी। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोजित होती थी। खोजों का वर्गीकरण पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविदों अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों में जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, दांतिदंत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई वस्तु एक औजार या एक आभूषण या फिर दोनों अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु हो। तो किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय के प्रयुक्त वस्तुओं की उनकी समानता के आधारित होती थी। मन के चक्कियां, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिससे वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी या नाले में, कब्र में या फिर भट्टी में। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों में कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातत्वविदों को विदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा कि पहली प्राक हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिनमें वह मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में। व्याख्या की समस्याएं पुरातत्विक व्याख्या की समस्या संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां जिनमें कुछ शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन
थे शामिल हैं। इन्हें मातृदेवियों की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचना को अनुष्ठानिक महत्व का माना जाता था और उनमें विशाल स्नानागार, काली बंगन और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित हैं। मोरो, जिनमें कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, परीक्षण में धार्मिक संस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित है, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर, जैसे आमतौर पर एक सिंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जैसे पालसी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, और कभी-कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है, को आदि शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि ये नीति पत्थर की चक्कियां तथा पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में अधिक संदिग्ध रहती है। उदाहरण के लिए आइए हम आद्य शिव मोहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित है, रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है। बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम, जो सहस्त्राब्दी ईसा में अध्याय 4 में भी देखेंगे आप। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति और ना ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में यह चित्र ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। फिर क्या यह कोई संबंध है, जैसे कुछ विद्वानों ने सुझाया है? इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि है? हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। हम सामाजिक विभिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए हैं और सभ्यता की कार्यप्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बढ़ी है। सच में स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम कितना जान पाते हैं। यदि एक द्विभाषी अभिलेख मिलता है, तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी? साक्षरता कितनी व्यापक थी? हड़प्पाई कब्रिस्तान भी सामाजिक भिन्नता कम क्यों दिखाई देती? स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित हैं। क्या महिलाएं मृदभांड बनाती थी, या फिर केवल उन्हें रंगने का कार्य करती थी, जैसा कि आजकल? दूसरे शिल्पकर्मियों के क्या कार्य थे? मृद मूर्तियों का क्या उपयोग था? हड़प्पा सभ्यता अ, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुषों संबंध में जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किए हैं, और कि भविष्य में होने वाले कार्य के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। सबसे आरंभिक उत्खननों में से एक है मैके। इन पत्थरों के विषय में यह कहते हैं कि लाजवर्द मणि, जैस्पर और चल्सडेनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं, जो सुंदरता से तराशी तैयार किए जाते हैं, जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे, दो को लिंग भी माना गया है। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता था। अनेस्ट मैके। तो पकी मिट्टी की खिलौना गाड़ी देख सकते हैं आप। तो काल रेख क्या है? आरंभिक पुरातत्वविद के प्रमुख खंड क्या है? तो 20 लाख वर्ष से वर्तमान में निम्न पूरा पाषाण काल, और 80,000 पूर्व मध्य पाषाण, और 35,000 पूर्व दूसरा पूरा पाषाण, 12,000 मध्य पाषाण, और 10,000 नव पाषाण, और 6,000 ताम्र पाषाण, और 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता, और 1,000 ईसा पूर्व आरंभिक लव काल महापाषाण समाधान, और 600 से 400 ईसा पूर्व में आरंभिक ऐतिहासिक काल। तो काल रेखा सेकंड में बात करें, हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण की बात करें, 1895 में हड़प्पाई मुहर पर करीमगम की रिपोर्ट आई थी। फिर 1921 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ हुआ था। 1925 मोहनजोदड़ो में उत्खननों का प्रारंभ हुआ। 1946 में RAM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन हुआ था। 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ हुआ था। 1960 में BB लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खननों का आरंभ हुआ था। 1974 में AMR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ हुआ था। 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ हुआ था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ हुआ था। 1990 में RS विस्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खननों का आरंभ हुआ था।
तो उत्तर दीजिए 100 से 150 शब्दों में। ये क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों का उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए और वस्तुओं के उपलब्ध कराने वाले समूह का पहचान कीजिए। पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पहचान किए तो प्रकार की ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्या आप एक तथ्य से सहमत है कि सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? उत्तर कारण बताइए। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए और कोई भी एक प्रकार का मानक की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ये 500 शब्दों में लिखा है, मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन करना है। तो क्वेश्चन करने का ट्राई करिएगा और कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। और अगर चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी ये स्टक हो गया है।